हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जो सुबह की शिफ्ट का हमारा एग्जाम हुआ था उसकी जो एनालाइज था, उसकी जो डिटेल वीडियो थी कि किस तरीके का पैटर्न और कैसा हमारा एग्जाम रहा है, उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अब देखते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, क्या उसमें जो हमारा पैटर्न था वो रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा हमारा पेपर रहा, क्या फर्स्ट शिफ्ट से हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ था, इजी था, कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर रहा है, कहाँ से कितने हमारे क्वेश्चन बने हैं, मैथ का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, जीके के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग सुबह की शिफ्ट में क्या था, सुबह की शिफ्ट में जो वर्बल रीजनिंग थी और नॉन वर्बल रीजनिंग थी, दोनों का वेटेज इक्वल सा था, है ना। उतने ही क्वेश्चन हमारे वर्बल रीजनिंग से थे, उतने ही क्वेश्चन हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग से थे। लेकिन जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ है कि उसमें 17 से 18 क्वेश्चन हमारे वर्बल रीजनिंग से रहे हैं और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग से रहे हैं। इतना ये गैप किस वजह से है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सरप्राइज करने वाली चीज थी वो ये थी कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसमें रीजनिंग के 22 से यानी कि 5 से 4 क्वेश्चन थे। अब ये देखो कि सुबह की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था हमारा 22 से, सेकंड शिफ्ट में हमारे 4 क्वेश्चन पासे से बने हैं और कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन है जो पासे से बने हैं। तो आप अब ये चीज समझ लो कि हर जगह से क्वेश्चन बन रहे हैं, पासे से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बने हैं रीजनिंग से, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा कोडिंग और डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था। सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग का देखते हैं, उसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग का देखेंगे, ठीक है। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग से हमारा एक क्वेश्चन बनना है। कोडिंग और डिकोडिंग आपको बहुत अच्छे से आती होगी, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और इजी ही हमसे डिकोडिंग करवाएगा। जैसे जो कोड दे रखे थे इजी थे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिल्कुल। जो अगर आपने बेसिक तरीके से भी पूरा आपने अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करी है रीजनिंग में, तो 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बल्कि 25 में से 25 कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है रीजनिंग की। और जो नॉर्मल से नॉर्मल, एवरेज से एवरेज बच्चा है वो भी 20 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। रीजनिंग का लेवल ऐसा था, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया डिकोडिंग से। सेकंड हमारा लॉजिकल सीरीज से, एनालॉजी से। जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं कि इसमें इतना जोड़ दिया फिर घटा दिया फिर जोड़ दिया घटा दिया, तो ऐसे जो लॉजिकल सीरीज हमारी बनती है उससे हमारे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर हमारा सिमिलर सेट से हमारा एक क्वेश्चन था कि ये इसका जैसे रेशियो का होता है, मान लो, है ना। सिमिलर सेट हमारा रेशियो से संबंधित होता है कि ये रेशियो ये है तो ये रेशियो ये क्या होगा, तो रेशियो वाला एक क्वेश्चन था हमारा रीजनिंग से, ठीक है। फिर नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज से भी हमारे 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा हमारे डाइस से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 क्वेश्चन हमारे डाइस से बने हैं, तो डाइस को भी आप करके जाना। डाइस 2 तरह की होती हैं, साधारण पासा और मानक पासा, तो दोनों आप करके जाना, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस बार साधारण पासे से बने, मानक पासे से भी बन जाए, तो हर तरीके के क्वेश्चन, कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजनिंग में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से इसको भी क्लियर करके जाना। हो सकता है पासे से क्वेश्चन बना हो, नेक्स्ट टाइम कैलेंडर से बन जाए। तो इस तरीके से आप, पता क्या होता है, एनालाइज आप किसी एग्जाम का कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए बेनिफिट किस चीज का होता है, आप लोगों को ये समझ में आ जाता है कि जो एसएससी का पैटर्न है किस तरीके का है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। इन क्वेश्चन को देखने से आप क्या बोल रहे हो, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या सिर्फ ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे एग्जाम में सिर्फ ये कवर कर लें तो क्या हमारा एग्जाम अच्छे से जाएगा। मैं एक चीज बता दूं आपको, जो क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, प्लस उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने बता दिया सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन है, तो उनसे रिलेटेड जरूरी नहीं कि सिर्फ वो ही क्वेश्चन करो कि सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन आया था तो यही मेरे एग्जाम में आएगा। उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा टाइप्स चेंज होती रहेंगी, सिर्फ टाइप्स चेंज होंगी,
चैप्टर चेंज नहीं होगा। मान लो सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आया है, सुबह की शिफ्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आया है, इस शिफ्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आया है, तो दोनों शिफ्ट में रिपीट हुआ है, इट मीन्स नेक्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट से दे देंगे, लेकिन वेटेज अभी जो दो शिफ्ट को देख के लगाएं तो सिंपल इंटरेस्ट से ही हमारा सवाल बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ना, जरूरी नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट से ही सवाल आए, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ये एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, किस तरीके का पेपर बन रहा है वो समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 2 क्वेश्चन थे हमारे वर्बल रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के कौन से क्वेश्चन जिसमें साइन चेंज होते हैं या फिर एक स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं कि इस स्टार के स्थान पे कौन सा साइन आएगा, तो 2 हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन थे। तो ये हमारे हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन नॉन वर्बल से, सॉरी वर्बल से। अब देखो नॉन वर्बल रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से था, एक क्वेश्चन हमारा फिगर कंप्लीट करना, जैसे जैसे एक पूरा बॉक्स देकर 3 बॉक्स हमारे कंप्लीट हैं, 4th बॉक्स में कौन सी फिगर आएगी वो हमें कंप्लीट करना, तो फिगर कंप्लीट करने से भी एक क्वेश्चन था। ज्यादा टफ जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है सिर्फ हमारा IQ टेस्ट होता है, आईज का टेस्ट होता है कि हमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिर्फ देखने पे ही डिपेंड करता है। वो चीजें थोड़ा सा समझना होता है कि किस तरीके से घुमा रखी है आकृति, कहाँ क्या बनेगा, तो इतना नॉन वर्बल रीजनिंग में सिर्फ आंखों का टेस्ट होता है बस। ठीक है, आई मेडिकल लगा लो कि हाँ आंखों का टेस्ट हो रहा है। वर्बल रीजनिंग में थोड़ा सा हमें सेंसिबिलिटी वहां पे दिखानी होती है, सोल्व भी करने होते हैं इक्वेशन भी, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग में सिर्फ आकृति बेस्ड हमारा पूरा रहता है, तो वहां पे सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना जो दिमाग है कंसंट्रेट होकर सिर्फ फिगर को देखना है, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, वहां पे मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। हिडन फिगर से आपके 2 क्वेश्चन थे और मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन थे। सुबह की शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन थे, अब की शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन है, तो मिरर इमेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शिफ्ट में बनेंगे। ठीक है, एक हमारा ट्राइंगल्स को काउंट करना, सुबह की शिफ्ट में भी था, अब की शिफ्ट में भी है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें सिर्फ ट्राइंगल से क्वेश्चन बन रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में भी ट्राइंगल से था, अब की शिफ्ट में भी ट्राइंगल से है। और एक चीज मैं बता दूं, जो टफ लेवल का पेपर बनेगा तो ट्राइंगल से ही बनेगा, ट्राइंगल का ही क्वेश्चन हमारा जो टफ बन सकता है। तो ये तो हो गए हमारे रीजनिंग से। चलिए देखते हैं मैथ से हमारे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सुबह की शिफ्ट में भी सेम था, अब की शिफ्ट में भी सेम था। नंबर सिस्टम में भी सुबह की शिफ्ट में क्या था, अभाज्य संख्याओं से पूछा गया था, इस वाले में भी अभाज्य संख्याओं से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमारा SN, मैंने सुबह वाली शिफ्ट का जब एनालाइज किया था उसी टाइम पे आपको बता दिया कि हर एक शिफ्ट से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो जो जितने भी SN के फॉर्मूला हैं हमारे, भले सम, विषम, अभाज्य, वर्ग, क्यूब, इनसे रिलेटेड जितने भी SN के फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूला याद कर लो। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक हमारा भाज्य संख्याओं के जोड़ से एक क्वेश्चन आया था, और दूसरा एक बोर्डमास फॉर्मूला बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन से, एक हमारा अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन से थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से करना। एक हमारा LCM HCF से क्वेश्चन था, सुबह की शिफ्ट में भी था, अब की शिफ्ट में भी है। सिंप्लीफिकेशन से अलजेब्रा से जो क्यूब की इक्वेशन होती है A³ + B³, इस इक्वेशन से हमारा फॉर्मूला था। जितने भी मैंने अब तक अपने वीडियोस बनाई हैं मैथ से रिलेटेड, हर एक वीडियो में मैंने आपको बोला है कि भाई SN वाली टर्म्स आपको याद करनी है, अलजेब्रा आपको याद करने हैं, बोर्डमास फॉर्मूला आपको याद करना है। इन 3 से आपके 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो आपने फर्स्ट शिफ्ट में भी देख लिया, आपने सेकंड शिफ्ट में भी देख लिया, देखो दोनों शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला, आप ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को, गलत मत करो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हर एक बच्चे के सही रहेंगे, तो आप भी इंश्योर करो कि आपके भी सही रहें। वेटेज सब 3 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से थे। देखो परसेंटेज का भी कितना ज्यादा वेटेज बन रहा है, जिस बच्चे को परसेंटेज आता है उसको 5 से 6 नंबर आगे मैथ में। कैसे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा परसेंटेज बेस्ड ही टॉपिक है, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा परसेंटेज बेस्ड ही टॉपिक है। ठीक है, तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस तीनों ही हमारे परसेंटेज से ही रिलेट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए परसेंटेज से, है ना। तो परसेंटेज आपको एकदम क्लियर करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हर एक पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जिस टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो परसेंटेज के हमारे सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे।
प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं हमारे सेकंड शिफ्ट में। सुबह की शिफ्ट में भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में भी हमारे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा एवरेज स्पीड से रहा है, तो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो मैंने अपनी क्लासों में भी बताया हुआ, अभी भी बता देती हूँ। जैसे 3 से 4 दूरियां दी होंगी, 3 से 4 चालें हमें दी होंगी, तो हमें क्या करना है, एक एवरेज उनका सबका अलग अलग टाइम निकाल के सारी दूरियों को हम ऐड कर देंगे, टोटल दूरी बटा टोटल समय, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अलग अलग कैलकुलेट करो, सबका समय ऐड कर दो, सारी दूरियां ऐड कर दो, सबकी दूरी बटा सबका समय, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड से भी हमारा एक क्वेश्चन बना हुआ था। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से मैंने बता दिया। मेंसुरेशन से सुबह हमारे 2 क्वेश्चन सिर्फ 3D से बने थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि दोनों क्वेश्चन हमारे शंकु से बने थे, लेकिन जो अभी सेकंड शिफ्ट है उसमें हमारे मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन बने हैं, जिसमें से एक हमारा 3D से है, 2 हमारे 2D से हैं, और 2D से भी त्रिभुज से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो त्रिभुज भी इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, और सारे क्वेश्चन वही आए थे जो हमने करवा रखे हैं। बिल्कुल एक विषम बाहु त्रिभुज का क्वेश्चन था, उसमें हमने ऐसे निकालना आना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमारा क्वेश्चन था। 3D से जो क्वेश्चन हमारा बना था वो हमारा बना था गोले का आयतन दे रखा था, और हमें जैसे मान लो एक गोला दे रखा था, उसको पिघला के हमें एक लंबी तार बनानी थी। हमारा इसका मतलब क्या होता है, तार हमारी एक बेलन के फॉर्मेट में होती है। तो गोले का, इसके लिए देखो, किसी भी चीज को पिघलाकर, जब किसी 3D फॉर्मेट में कोई आकृति हो और उसको पिघलाकर कोई और चीज बना रहे हैं, इसका मतलब हमें उसका आयतन निकालना है और दोनों के आयतन को इक्वल कर देना है। तो दोनों का आयतन तो हमें आता है, गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हमारा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारी वो जो भी हमसे पूछ रखा वो चीजें आ जाएंगी। उसमें हमारी या तो हाइट पूछ रही होगी कि कितनी लंबी तार हमारी बनेगी, तो हमारा h पूछ रखा होगा, है ना। तो वो चीजें हमें दे रखी थी। तो हमें क्या है, यहाँ पे क्या है, जितने भी 3D और 2D के क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला हमें याद करने हैं, ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, 15 से 20 फॉर्मूला है, वो हमें याद जरूर करने हैं। देखो 2 या 3 नंबर बन रहे हैं हमारे वहां पे, एक नंबर पे हमारी मेरिट लगेगी। अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर को करने से हो रहे हैं तो वो चैप्टर हमें नहीं छोड़ना। और ये चैप्टर अभी हमारा करंट में चल ही रहा है, मैं आपको करवा रही हूँ, और आप चाहे अदर सोर्स से कहीं से भी करो, मैं यही बोलूंगी कहीं से भी करो जहां से आपको सही लगे, लेकिन चैप्टर आपको 2D 3D वाला नहीं छोड़ना। ठीक है, ये हमारे टाइम एंड वर्क से हमारा एक क्वेश्चन था। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन मैथ से। तो आपको पता चल गया कि कहाँ से किस किस चैप्टर का हमारा वेटेज बन रहा है, कौन कौन से चैप्टर इस टाइम पे हमें पढ़ने हैं, कौन से परसेंटेज पढ़ना है, आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, बोर्ड मास फॉर्मूला आपको पढ़ना है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है, एवरेज स्पीड आपको पढ़नी है, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें, और 3D और 2D आपको पढ़ना है। सिर्फ ये चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं बोर्ड। अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर में सुबह की शिफ्ट में भी मैंने आपको बताया MS वर्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं, MS एक्सेल से बन रहे हैं, एक आध क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से बन रहा है, और एक आध क्वेश्चन हमारा ईमेल से बन रहा है। सेम सेकंड शिफ्ट में रहा है, सेकंड शिफ्ट में भी हमारे सेम ऐसे ही रहा है। MS वर्ड से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, MS एक्सेल से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन हमारा ईमेल से था, एक क्वेश्चन हमारा इंटरनेट से था। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पे कवर हो गए। तो कंप्यूटर में कुछ इतना ज्यादा है नहीं, आप MS एक्सेल पढ़ लो, MS वर्ड पढ़ लो, उनसे रिलेटेड शॉर्टकट कीज पढ़ लो। शुरू से मैं आपको बता रही हूँ शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, चाहे वह एक्सेल की है चाहे वर्ड की है, दोनों की आपको पढ़नी है। उनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं शॉर्टकट की इसका क्या यूज होगा, या फिर उससे पूछ लेंगे इसको करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, या शॉर्टकट की दे देंगे उसका यूज पूछ लेंगे। तो यही चीजें हमसे पूछ रहे थे, या Ctrl+V क्या होता है, Ctrl+X क्या होता है। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं उनको जरूर रिमाइंड करो, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में इन्हीं से बनेंगे, चाहे वह वर्ड से हैं, एक्सेल से हैं। तो शॉर्टकट की जरूर पढ़ लो। साथ में इंटरनेट से रिलेटेड और ईमेल से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उनसे भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हमारे कवर हो गए। अब रह गया हमारा जीके, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीके में।
कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि कौन से चैप्टर से कितने, कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से हमारा कितना क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना कौन से सब्जेक्ट का वेटेज है, वो मैं आपको बता दूं। सुबह की शिफ्ट में हमारा स्टैटिक जीके में 11 से 13 क्वेश्चन थे, है ना, लेकिन सेकंड शिफ्ट में और भी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टैटिक जीके से ज्यादा सवाल बन रहे हैं, तो आपको स्टैटिक जीके ज्यादा से ज्यादा ही पढ़नी है। स्टैटिक जीके में हमारे जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें 18 से 19 क्वेश्चन बने हैं। 18 से 19 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके का क्राइटेरिया भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम इजीली अगर एक दिन में भी याद करना चाहें तो एक दिन में भी हो जाएगा। अगर आपके पास एक दिन भी है एग्जाम में, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसे नृत्य हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं, जो भी चीजें हैं जो मैंने खेलों से संबंधित शब्दावली जो मैंने आपको बताई है ना, तो ये चीजें आपको जरूर करनी है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है स्टैटिक जीके में। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज इतना ही है। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बता दूं, मोस्ट जैसे आरबीआई से और जो हमारी दर है उनसे और जो जीडीपी हमारी उनसे, इनसे ही रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमिक्स से। तो ये 3-4 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, आप ये कवर कर लो तो आपका कवर हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिक्स से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, बल्कि ज्यादा भी बन रहे हैं। और पॉलिटिक्स से सिर्फ आपसे 3 जगहों से सवाल बन रहे हैं। राष्ट्रपति से आपका सवाल बन रहा है, आर्टिकल्स से आपके सवाल बन रहे हैं, संविधान संशोधन से आपके सवाल बन रहे हैं, संविधान सभा से आपके सवाल बन रहे हैं। जब संविधान सभा हमारी गठित हुई थी उनके अध्यक्षों से सवाल बन रहे हैं। तो ये हमारे सवाल बन रहे हैं जीके से, पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स में शुरू से आपको बोलते हुए आ रही हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी और आज की जीके जितनी भी थी उसमें से मोस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है नहीं जो हमने नहीं देखे हो। 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे रहते हैं, हर एक एग्जाम में ऐसे रहते हैं जो हमने कभी भी नहीं देखे। डीप क्वेश्चन होते हैं, वो अंदर से बिल्कुल डिटेल करके पूरा क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो वो क्वेश्चन तो हर एक के ही नहीं आएंगे, और उन क्वेश्चन में कभी तुक्के लगाने भी नहीं चाहिए। सिर्फ उन क्वेश्चन में अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि हाँ ये क्वेश्चन, तो उनमें ही थोड़ा सा है कि आप रिस्क ले सकते हो नेगेटिव मार्किंग का। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी रखते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है हमारा दिल्ली पुलिस का। पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो पेपर था हमारा वो इजी था, बोल सकते हैं ये चीज, क्योंकि पिछली बार जो हमारा मैथ्स था काफी कैलकुलेटिव था। लेकिन जो अभी इस टाइम पे जो पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, बिल्कुल भी कैलकुलेटिव मैथ्स नहीं है, इजी मैथ्स है, फॉर्मूला बेस्ड मैथ है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन भी सही होंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही रीजनिंग में भी आप 25 में से 25 नंबर ले सकते हो। इस तरीके का पेपर था हमारा। कंप्यूटर भी ऐसा ही था कि अगर आप मतलब नॉर्मल भी आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही होंगे। और जीके में ऐसा था कि जीके के 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप सही कर सकते हो, जो क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, जो क्वेश्चन लूसेंट से हैं, बिल्कुल डीप नहीं है, लूसेंट से क्वेश्चन बने हैं, वो 30 से 35 क्वेश्चन है। करंट अफेयर का वेटेज बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर एक आध क्वेश्चन बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो नहीं बन रहा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन थे हमारे करंट अफेयर के। इस शिफ्ट में भी 1 से 2 ही क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से बने हैं। तो करंट अफेयर के पीछे मत भागो, जो पूरा पोर्शन है हमारा स्टैटिक जीके पे ही बेस्ड हो गया। जितनी भी जीके हैं हमारी स्टैटिक जीके ज्यादा आ रही है, पॉलिटिक्स आ रही है ना, और मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसको भी आप इजीली कर सकते हो। पॉलिटिक्स तो हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं, पॉलिटिक्स को मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट रहेगी, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और देखो आ भी रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, साइंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, और जो बन भी रहे हैं वो हमारे जीव विज्ञान से बन रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में भी क्या था, देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी से था ना स्वयंपोषी। तो इस शिफ्ट में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि कौन सा जीव स्वयंपोषी है। उसमें भी सेम ऐसे ही थे कि प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत कौन आ रहा है, तृतीयक श्रेणी में कौन आ रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन उसमें था।
सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सेकंड शिफ्ट में है। चलिए कुछ जीके के क्वेश्चन है जो मैंने नोट डाउन करे हैं, वो आप भी साथ साथ नोट कर लो कि कौन कौन से जीके के क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में बने हैं। सुबह के शिफ्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि पंचवर्षीय योजनाओं से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, 2011 की जनगणना से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, और जरूर ये नहीं कि सुबह की ही शिफ्ट में बताया है, इससे पहले भी जब मैंने आपको जीके से रिलेटेड प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन है जो आपको नोट डाउन करने हैं। देखो योजनाओं से क्वेश्चन था, सुबह की शिफ्ट में भी था, अब की शिफ्ट में भी है। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे कि विकसित करना बुनियादी ढांचा, कृषि से, उद्योगों से। तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ही हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा बुनियादी ढांचा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं एसएससी क्या आंसर देती है, अभी यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा पीएम आवास योजना। देखो सुबह की शिफ्ट में क्या था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अभी क्या आ गया, पीएम आवास योजना। तो आप देख सकते हो, इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि योजनाओं से भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं जो अभी के करंट ईयर्स में या जो भी बीजेपी की जब से सरकार आई है उन्होंने जितनी भी योजनाएं स्टार्ट करी हैं तो उनको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, देखो पीएम आवास योजना से क्वेश्चन आ गया, सुबह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्वेश्चन था। सेकंड एक क्वेश्चन था हमारा, दो क्वेश्चन हमारे आर्टिकल्स से थे, एक आर्टिकल 44 पूछ रखा था, एक आर्टिकल 39A पूछ रखा था। दोनों के बारे में पूछ रखा था कि किससे संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारा जन धन योजना का उद्देश्य। देखो योजनाओं से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बने तो वो टॉपिक आपको जरूर क्लियर करना है। जितने भी योजनाएं हैं हमारी उन सबको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा मयूर नृत्य किसे कहते हैं। मयूर नृत्य, तो मयूर नृत्य जो राई नृत्य होता है उसको हम मयूर नृत्य बोलते हैं। ठीक है, और कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। वैसे तो कजरी लोक नृत्य बिहार का है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं हो तो हमारा यूपी हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि आज की शिफ्ट में जो पेपर था सेकंड शिफ्ट में उसमें बिहार ऑप्शन में नहीं था, तो उसका सही आंसर रहेगा यूपी। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन बना था गंगा की सहायक नदी। तो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आज की शिफ्ट में ऑप्शन थे वो ही सेम आपको नेक्स्ट शिफ्ट में मिले, इसके अलावा भी ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर ब्रह्मपुत्र की नदी का सहायक नदी पूछ लेंगे। पता क्या होता है, अगर आपको पता चल गया कि नदियों से क्वेश्चन बन रहे हैं तो नदी जो तंत्र है भारत का नदी तंत्र आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गंगा पढ़ो, गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ो, नहीं ब्रह्मपुत्र की भी पढ़ो, गोदावरी कृष्णा, जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां हैं हमारी भारत की जिनसे सवाल बन सकते हैं तो वो आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर आप सबको पता है, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने किसको हराया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा पानीपत के युद्ध से। तो युद्धों से आपको समझ में आ गया कि युद्ध भी हमें करने हैं, चाहे वो पानीपत के युद्ध हैं, विश्व युद्ध हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना, देखो सुबह आया था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, ये आ गया हमारा पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। नेक्स्ट है एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने कब कब की है। तो फीफा कप कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो ये खेलों से क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, फीफा कप का कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो फीफा कप हमारा 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। ये आ गया हमारा धोलावीरा कितने भागों में डिवाइडेड है। देखो ये हो गया हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन।
शुरू से मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में एक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सुबह की शिफ्ट में नहीं था, मैं सोच भी रही थी कि हड़प्पा सभ्यता से कैसे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, धोलावीरा से आया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो आमने सामने 2 हिस्सों में डिवाइड थे, लेकिन धोलावीरा 3 हिस्सों में डिवाइड था। तो इसका सही आंसर 3 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था हमारा, जब हाई कोर्ट का जो जज होता है, जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो एब्सेंट हो, उसके अनुपस्थिति में जो राज्यपाल है उसको शपथ कौन दिलवाएगा। वैसे तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, देखो पहले ही बता दिया इन्होंने। यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, जहां जहां मैं आपको बोलती हूँ कि शांति से दिमाग लगा के अच्छे से एक सेकंड का होल्ड लेके क्वेश्चन को पढ़ना और समझना क्या पूछा है। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप देखते तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि हाई कोर्ट का जो जज होता है वही शपथ दिलाता है, बिल्कुल दिलाता है, लेकिन पहले अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर वो अब्सेंट हो तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा। तो जो विशिष्ट, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, मतलब जो वरिष्ठ होगा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो बचे हुए जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल ये सब शपथ नहीं दिलाएंगे, दिलाएगा न्यायाधीश ही। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा सतनामी आंदोलन 1820 किसके नेतृत्व में हुआ। तो घासीदास के नेतृत्व में हुआ। ये सबसे बड़ा पादप कौन सा होता है ये पूछ रखा था। ओजोन का आणविक द्रव्यमान, ये हमारा साइंस का क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना से भी एक क्वेश्चन बना था, लेकिन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बना था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना था। ये क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किन 2 राज्यों की होती है। तो हम सबको पता है कि यूपी की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं थे। तो उसके बाद हमारा महाराष्ट्र और कुछ पश्चिम बंगाल, ये सारे ऑप्शन में थे। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन गया था, क्योंकि हम मोस्टली वही पढ़ते हैं कि ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का ज्यादा है, तो यही चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन ये डीप क्वेश्चन बना था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो 2011 की जनगणना है, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, हर एक शिफ्ट में बनेगा, तो वो भी आपको पढ़नी है। ठीक है, एक क्वेश्चन था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था ये नारा। तो देखो नारों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी सेम पूछे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद, जो भी मोस्ट पॉपुलर नारे हैं वो सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, उससे आपको 20 क्वेश्चन ढूंढने हैं कि हाँ ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, खुद से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे, उस दिन आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक, इस खेल से संबंधित है। देखो खेल और उनकी शब्दावलियां, शुरू से मैं आपको बता रही हूँ कि खेलों की जो शब्दावली है उससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखो ये बना हुआ है कि लेवरा शब्द किससे संबंधित है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एक हमारा। एक रबी की फसल, कल परसों ही मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पोस्ट किया थे, फसलों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे किसानों से हैं, खेती जिनके घर में होती है, तो उन सबको तो पता है कि कौन कौन सी खेतियां रबी में होती हैं, कौन कौन सी खेतियां खरीफ में होती हैं। तो ठीक है, तो खेतियों से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। तो फिर से भरतनाट्यम के पीछे पड़ गई एसएससी। सुबह की शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में भी हमारा एक क्वेश्चन था। तो भरतनाट्यम इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन आप जरूर करना। ठीक है, तो भरतनाट्यम से क्वेश्चन था, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसे मिला है। तो आर मुथकमल जी को मिला है। ठीक है, ये ऑप्शन में था, तो इनको मिला है भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री। नेक्स्ट है हमारा स्वयंपोषी क्या है। देखो सुबह की शिफ्ट में भी था, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि ये हमारा जीव विज्ञान का क्वेश्चन था, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये था फर्स्ट शिफ्ट में। सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, स्वयंपोषी क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कल्याण योजना कब शुरू हुई। देखो तीसरी योजना आ गई हमारी इस पेपर की है, तो योजनाएं जरूर करना। ठीक है, योजनाएं मत छोड़ना कोई भी। तो गरीब कल्याण योजना हमारी 2016 में शुरू, शायद सुबह की शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन था। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो एक आध क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो आप कर लेना भाई ये। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के की थी।
तो ये हमारा देखो मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को यानी कि नंद वंश को खत्म करके घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही आंसर घनानंद रहेगा। ठीक है। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज्यादा हाईलाइट रही है इस टाइम पे, तो आप इसको करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मान सकते हो। वैसे हमारा ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जो पुस्तक के लेखक है वो अनीता देसाई हैं। इस क्वेश्चन को मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। इस जो भी पुस्तक हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं, मोस्टली क्रिकेटर्स की जो रिलेटेड हैं या फिर जो वर्तमान में हाईलाइटेड पुस्तकें हैं, उनके लेखकों के नाम भी आपको याद करने हैं। ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट जो हमारी आए उसमें किसी और पुस्तक का नाम पूछ ले और लेखक का नाम पूछ ले, तो पुस्तकों से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। ठीक है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट पॉलिटी से क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष से, लेकिन उसमें एक कथन ये था कि राज्यसभा भंग हो सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है संसद का जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये भी हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन था, 20 बार मैंने पोस्ट किया होगा अपनी कम्युनिटी में, तो आपको ये क्वेश्चन तो सब बच्चों का ही सही होगा। ठीक है। एलोरा गुफाओं की संख्या, देखो एलोरा गुफाओं से हम कितना पढ़ते हैं कि एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। किसने बनवाई? ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? एलोरा गुफाओं की संख्या कितनी है? तो एलोरा गुफाओं की संख्या है 34। देखो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन बन रहे हैं डीप, ऐसा नहीं कि सारे ही इजी हैं, सारे ही देखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली देखे हुए हैं। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो हमेशा हर एक पेपर में ही ऐसे बनते हैं जो हमने कभी नहीं देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा आग्नेय चट्टान से रिलेटेड था। ठीक है। तो ऐसे झाली नृत्य के बारे में पूछ रखा था। नेक्स्ट, झाली नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो नृत्यों से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये भी करने। देखो एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए नृत्य से, तो स्टेट की जीके इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि 10 से 12, 12 से 15, 18, 19 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो स्टेट की जीके को बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है। उसको हल्के में मत लो। सुबह की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन था, किसी राम भजन जी का नाम था कि किससे संबंधित है ना। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, भजन सोपारी का संबंध किस घराने से है? देखो घराने, मैंने हमेशा आपको बताया कि घरानों से भी क्वेश्चन बनेंगे, और जो नृत्य हैं, जो भी वाद्य यंत्र हैं, इनसे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी आपको करने हैं। ठीक है। तो भजन सोपारी का संबंध किस घराने से है? तो ये सुफियाना घराने से है। शायद मैंने अपनी कम्युनिटी में ये क्वेश्चन डाला हुआ भी है, तो ये भी देखा हुआ क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि डीप बना है। ठीक है। एक था माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है? इडबी माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने नोट किए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, आप खुद बनाना, उनको करना। और एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें जो मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आप मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप कर नहीं सकते। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है। और रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते हो और इजिली कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर आपके गलत होंगे तो आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे। कहाँ से? पासे से। अगर आपको पासा समझ में नहीं आता, आपने पासा छोड़ रखा था, आपने पासा किया ही नहीं, तो आपके 1 नहीं 4 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि पासे से हमारे 4 क्वेश्चन थे। वैसे अगर आपने पासा भी कर रखा था तो आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे, तो 40 में से 40 नंबर आप ले सकते थे मैथ रीजनिंग में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। कंप्यूटर में आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं 10 में से। और जो जीके का लेवल था उसको देखते हुए मैं आपको बोल सकती हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 मैक्सिमम स्कोर जो आप कर सकते थे वो 35 नंबर का था। और वैसे अगर आपने नॉर्मल तैयारी करी है 25 क्वेश्चन हर एक बच्चे के सही होंगे। इस 25 से 35 के बीच में हमारा कंपटीशन बनेगा। ठीक है। और जो 2-3 क्वेश्चन मैथ के मैंने आपको बताया जो लेंथी थे वहां पे कंपटीशन बनेगा। 1-2 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे जहां पे जिन बच्चों के वो पेपर क्वेश्चन सही है मतलब वो कंपटीशन में है। अगर वो भी क्वेश्चन गलत है तो देखो
पैंसठ तक क्वेश्चन हर एक बच्चे के सही मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जिस तरीके की हमारी शिफ्ट रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपके उससे ऊपर क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से मेहनत करी है, आपने अपना 100% दिया है। चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही हमारा शाम की शिफ्ट का पेपर खत्म हो जाएगा उसके एनालाइज करेंगे, उसके क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।